हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में वी स्टडीड अबाउट बोर मॉडल। अब इस वीडियो में हम क्वांटम मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। क्या क्वांटम मॉडल की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जो मॉडल था उसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो क्या लेके चला गया कि क्या लेके चले हम इसमें हम लोग ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर। अच्छा, बोर मॉडल में क्या किया था? ड्वेल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है? ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर है। मैटर मतलब व्हेन वी आर सेइंग मैटर मतलब कि सब कुछ। मैटर तो पता ही है, एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर में सब कुछ आ जाता है, हम लोग भी आ जाते हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने इक्वेशन दी थी, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। यहां पे लैम्डा हमारा क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, h हमारा क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती है? 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। m क्या है? मास। और v क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, तो अब जब हम चल रहे थे तो डी ब्रॉगली के हिसाब से इसमें हमने क्या लेके चला? डी ब्रॉगली ने अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली की every matter shows dual behavior. Every matter shows dual behavior. That is particle type and wave type. That is क्या? पार्टिकल टाइप नेचर भी शो करता है हर मैटर, और कैसा? वेव टाइप भी शो करता है। ठीक है, तो क्या हर मैटर वेल बिहेवियर शो करता है, दैट इज पार्टिकल टाइप और वेव टाइप। और उसने इक्वेशन दी दैट लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। तो ये डी ब्रॉगलीज इक्वेशन फॉर वेवलेंथ है। इसको क्या होती है आपकी? डी ब्रॉगलीज इक्वेशन फॉर वेवलेंथ। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ निकालो, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। अब यहाँ पे जो लैम्डा है ये वेवलेंथ है। अब जो इसका मतलब वेव नेचर, अगर वेव नेचर शो होगा तो वेवलेंथ भी होगी। ठीक है, लेकिन अब ये जो था वेवलेंथ, अब क्वेश्चन है कि अगर हम लोग जैसे वी आर आल्सो मैटर, हम लोग अगर वेव कैरेक्टर शो करते हैं तो वो डिटेक्ट क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारा मास बहुत ज्यादा है। जैसे इलेक्ट्रॉन से अगर हम लोग कंपेयर करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ठीक, अच्छा, अब आप मान लो मास ऑफ, जैसे कोई भी मास ले लो, बहुत हल्का सा ही मास ले लें अगर हम लोग, किसी भी मास ऑफ बॉडी, किसी बॉडी का जो मास है सपोज कितना है? 2 kg। ठीक, अब सोचो ये जो है इससे लगभग 10 to the power 31 टाइम्स बड़ा है, तो कितना ज्यादा बड़ा मास होगा? 2 kg मास इसके कंपैरिजन में बहुत 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 बड़ा हो गया। तो जब मास इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो वेव कैरेक्टर डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? बहुत छोटी वेवलेंथ, इतनी छोटी हो जाएगी कि वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारा वेव कैरेक्टर डिटेक्ट नहीं हो पाता है। बट हम लोग भी एवरी मैटर शोज पार्टिकल टाइप नेचर, ऐसे वाला ये पार्टिकल टाइप नेचर हो गया और ये वेव टाइप नेचर हो गया। ठीक है, तो एवरी मैटर शोज ड्यूअल बिहेवियर, दैट इज पार्टिकल टाइप एज वेल एज वेव टाइप। लेकिन जब मास बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है, तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब कई बार क्वेश्चन आ जाएगा, आपको वेलोसिटी दी होगी और मास दिया होगा, उसकी वेवलेंथ निकालनी है, आप इस फॉर्मूले से पुट करके निकाल लोगे। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है बेसिकली,
अगर हम लोग देखें यहां से, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, तो एम वी को इधर ले लो और लैम्डा को आप इधर ले लो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एम वी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, एम वी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। और ये m इंटू वी हमारा क्या होता है, लास्ट वीडियो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, ठीक है। अच्छा, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग दी बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब p स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन में 2 लैम्डा स्क्वायर, p स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू h, ठीक है। p क्या था, mv, तो m स्क्वायर यहाँ से इधर लिख लेंगे, क्या m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू हाफ h स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर। m जैसे m स्क्वायर को m इंटू एम भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे m इंटू एम लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से था ना आपका वेट, इसको थोड़ा प्रॉपरली लेते हैं। क्या था हमारा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, h बाय एम वी, तो एम वी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, स्क्वायरिंग दी बोथ साइड्स, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, तो एम इंटू एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, तो एम इंटू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2 एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाफ एम वी स्क्वायर हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, 1 बाय 2 एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर m, ठीक है। ये कई बार हमारी काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकलेगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए m आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन के लिए mp आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। और एक हम ये यूज करते हैं यहाँ से कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, यहाँ से देख लीजिए, क्या काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है वो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1 बाय 2, मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में एम, एम से ही मल्टीप्लाई कर दिया और एम से ही डिवाइड कर दिया, तो एम इंटू एम एम स्क्वायर और अपॉन में एम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1 बाय 2, इसको क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी, पी होता है, पी स्क्वायर बाई एम, है ना। तो मोमेंटम पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mk, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2mk, तो ये मोमेंटम, ठीक है। अब मोमेंटम P देखो हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv होता है, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, h बाय p, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, h बाय लैम्डा, तो यहाँ पे हम h बाय लैम्डा भी पुट कर सकते हैं, तो h बाय लैम्डा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2mk, ठीक है। तो ये लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे भी यहाँ से भी निकाल सकते थे, बट ऐसे भी हम लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ये जनरली अभी आपको पढ़ाई नहीं गई है, मतलब बुक में नहीं है, बट ऐसा होता है ना, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर लोगे, ठीक है। या फिर वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, तो ये वाली इक्वेशन यूज कर लोगे। तो वो ये जो इक्वेशन अभी हमने ड्राइव किए हैं, कुछ क्वेश्चन हैं उनको करने के लिए यूज हो जाती है, ठीक है।
है कुछ नहीं, बस वही लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी को ही कभी मास मल्टीप्लाई कर दिया, मास डिवाइड कर दिया और हाफ हाफ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, उसी को घुमा फिरा के ये लिख लिया। या फिर हाफ एम वी स्क्वायर में m मल्टीप्लाई कर दिया, m डिवाइड कर दिया, तो एम वी पी होता है तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया, तो वहां से ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो बेसिकली जो ये डी ब्रॉगली का जो इक्वेशन है, जो डी ब्रॉगली की इक्वेशन है क्या, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। यहाँ पे जो वेव कैरेक्टर है इसको लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी पी, पी हमारा क्या होता है, मोमेंटम, क्या होता है, मोमेंटम। ठीक है, अभी फिजिक्स में जो अगला चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। तो यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, एम मास है और वी वेलोसिटी है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्रोटॉन है तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। तो ये हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आई थी, हेजनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हुआ क्या, बोर जो थे हमारे, मिस्टर बोर ने क्या डिफाइन कर दिया था, ऑर्बिट उन्होंने प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया था। मिस्टर बोर ने इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया था। ऑर्बिट डिफाइन कर दिया उसका, इसका मतलब उन्होंने क्या बता दी, वेलोसिटी एंड पोजीशन बता दी। ठीक है, तो नील बोर ने वेलोसिटी और पोजीशन बता दी हाइड्रोजन एटम के लिए, लेकिन हेजनबर्ग ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हेजनबर्ग ने इक्वेशन दी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ठीक है, डेल्टा एक्स इज इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है, एच अपॉन में 2 पाई, ये उसने इक्वेशन दी। अब क्वेश्चन इज डेल्टा एक्स क्या है, देखो डेल्टा एक्स क्या है, एरर इन पोजीशन। ठीक है, और डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी क्या है आपका, एरर इन मोमेंटम। ठीक, तो मोमेंटम पी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी की जगह क्या आ जाएगा, mv इज इक्वल टू एच अपॉन में 2 पाई। अभी पहले लेट मी एक्सप्लेन यू डेल्टा कैसे होता है। सपोज आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ सपोज, या फिर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको दी गई है आपका आंसर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक, मान लो वो x है, आप पोजीशन निकाल दो, मान लो किसी चीज की पोजीशन निकाल लो कैलकुलेशन से, जैसे हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा था। तो लेकिन आपका x इक्वल टू आना कितना चाहिए, 10 आना चाहिए पोजीशन। जब आपने सॉल्व किया तो आपका सपोज आंसर आया 9.8, आपका आंसर कितना आया, 9.8। ठीक है, तो अब गलती कितनी हुई, 10 में से 9.8 माइनस कर दिया आपने, तो आपका कितना आया 0.2। तो इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एक्स एरर इन पोजीशन कितनी हुई, 0.2। ठीक है, एग्जैक्ट जो आपका आंसर आना था वो 10 आना था, ठीक, लेकिन आपका आया कितना 9.8, तो मतलब कि एरर हो गई 0.2। ऐसे ही वेलोसिटी में भी किसी भी चीज में ऐसे ही एरर निकलती है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे है कि अगर हम एक चीज नोटिस करें, जितना आपका आंसर 10 के करीब आ रहा है, सपोज अब आपको लाना, आपका आंसर आना 10 चाहिए था, लेकिन आपका आंसर कितना आया, सपोज -10 आया आंसर पोजीशन। अब एरर कितनी हो गई 20,
क्योंकि 10 आना चाहिए था, -10 आया, तो डिफरेंस कितना हो गया इनका? डिफरेंस का हम केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसमें से जब आप ये माइनस करेंगे, 10 में से -10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 10 माइनस का 10 तो कितना हो जाएगा? 20। तो एरर बढ़ गई, एरर क्या हो गई? बढ़ गई, है ना। तो यहां पे उसने ये कहा था कि अच्छा, अब ऐसे ही डेल्टा x एरर इन पोजीशन, डेल्टा p एरर इन मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो फिक्स रहेगा, तो मास में तो एरर होगी नहीं, तो मास को आप डेल्टा के बाहर लिख सकते हो, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल इंटू m इज इक्वल टू h अपॉन में 2 पाई, ठीक है। ये बेसिकली 4 पाई है, ठीक है, ओके, h अपॉन में 4 पाई, ओके। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई m उधर से, ये उसने इक्वेशन दी थी। अब हेजनबर्ग ने क्या कहा था? हेजनबर्ग ने क्या कहा था? अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करेंगे, अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करेंगे तो आपको कभी भी वेलोसिटी नहीं मिलेगी, और अगर आप एग्जैक्ट वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो कभी भी आपको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलेगी। हेजनबर्ग ने ये कहा था, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी एट द सेम टाइम। हेजनबर्ग ने ये कहा था, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी एट द सेम टाइम। कहने का मतलब ये, एक बार फिर से आप ये वाली चीज देख लो, अगर आपका आंसर 10 आना था और आपका आया भी 10, आपको 10 लाना था और आप 10 ही ले, इसका मतलब डेल्टा x क्या हो गया? 0, ठीक। अब यहां पे देखिए आप, यहां पे अगर हमें एक्यूरेट पोजीशन मिल गई, क्या? इफ we get accurate position, अगर हमें एक्यूरेट पोजीशन मिल गई, इसका मतलब डेल्टा x क्या हो जाएगा? 0। क्यों? अगर आपको एक्यूरेट पोजीशन मिल गई तो एरर इन पोजीशन क्या हो जाएगी? 0। अब यहां से देखो, इसका मतलब डेल्टा v क्या हो जाएगा? h अपॉन में 4 पाई m इंटू डेल्टा x, h इक्वल टू 4 पाई m इंटू डेल्टा x, ये डेल्टा x यहाँ आ गया। अब हमें एक्यूरेट पोजीशन मिली तो डेल्टा x क्या हो गया? 0। तो यहां जैसे आप 0 रखोगे तो डेल्टा v क्या हो जाएगा आपका? इंफिनिटी। तो जब यहां पे आई एम राइटिंग हियर, क्या? जब आपका डेल्टा x अगर 0 है तो डेल्टा v क्या हो गई? इंफिनिटी। मतलब कि अगर आपकी पोजीशन आपने एग्जैक्ट फाइंड कर ली, मतलब पोजीशन में अगर आपकी एरर 0 हो गई तो वेलोसिटी में एरर इंफिनिटी हो जाएगी, आपको कभी भी वेलोसिटी एग्जैक्ट पता ही नहीं चल पाएगी। इसी तरीके से अगर इफ we get accurate velocity, अगर हमें एक्यूरेट वेलोसिटी मिल गई, मतलब कि अगर डेल्टा v हमारा 0 हो तो, अब देखो डेल्टा v अगर पता है आपको तो डेल्टा x में डेल्टा v उधर चला जाएगा, तो देखो डेल्टा x क्या हो जाएगा आपका? h अपॉन में 4 पाई m डेल्टा v। तो अब डेल्टा v अगर 0 है तो आप यहां 0 रखोगे तो डेल्टा x क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। डेल्टा x क्या हो जाएगा आपका? इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब कि अगर डेल्टा v 0 है तो आपका डेल्टा x क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया बोर्ड मॉडल को। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब जैसे कि तुम कह रहे हो दिन है तो उसने कहा दिन तो है ही नहीं, रात है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, दोनों के स्टेटमेंट एकदम अपोजिट हो गए। तो हेजनबर्ग ने इस बात को प्रूव किया था क्योंकि वेव नेचर था, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, ठीक है। इसको लेके उसने डी ब्रोगली की इक्वेशन को यूज करके उसने ये किया था, ठीक है। अब यहां से ये एरर इन पोजीशन एंड एरर इन मोमेंटम, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मास को आप बाहर ले सकते हो या फिर उधर ले गए,
डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा वी, एरर इन पोजीशन एंड एरर इन वेलोसिटी, ये हो गया। अगर एरर इन पोजीशन 0 है तो वेलोसिटी में एरर इंफिनिटी हो जाएगी, और एरर इन वेलोसिटी 0 है तो एरर इन पोजीशन इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप दोनों ही चीजें एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। तो हेजनबर्ग ने क्या कहा था? हेजनबर्ग सेड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी एट द सेम टाइम। तो यहाँ बोर मॉडल को इसने गलत साबित कर दिया। दूसरा क्या प्रॉब्लम थी बोर मॉडल ने, कि जो बोर मॉडल थे वो ड्वेल बिहेवियर ऑफ, क्या उन्होंने नहीं लिया था, क्या ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर, वो इस चीज को लेके नहीं चले थे, ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर को लेके नहीं चले थे। लेकिन डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि जो मैटर है वो ड्वेल बिहेवियर शो करता है। तो उन्होंने ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर को लेके नहीं चले थे, मतलब कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का ड्वेल बिहेवियर नहीं लिया था, ड्वेल इलेक्ट्रॉन को एज अ ड्वेल बिहेवियर नहीं लिया था। जो उन्होंने ड्वेल बिहेवियर लिया था, किसका लिया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लिया था, जो रेडिएशन होते हैं वो ड्वेल बिहेवियर शो करते हैं, ये उन्होंने कहा था। लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन का ड्वेल बिहेवियर अकाउंट में नहीं लिया था अपने, जब उन्होंने, तो इसीलिए जो बोर मॉडल था उसको हमने हाइड्रोजन के आगे उसको स्टडी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनकी एक तो ये बात गलत होगी, उन्होंने फिक्स्ड पाथ बता दिया उसका। ठीक है, फिक्स्ड पाथ अगर आपको पता है तो क्या है, आपको वेलोसिटी और पोजीशन दोनों पता है, तो ये चीज तो हेजनबर्ग ने का पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर को लेके नहीं की चले थे वो, इसीलिए उनका मॉडल फिर बाद में क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, और हाइड्रोजन के आगे उसे कंटिन्यू नहीं किया गया। फिर अच्छा, अब एक चीज और, जो हेजनबर्ग है ये केवल किस पे एप्लीकेबल है? माइक्रोस्कोपिक पे, माइक्रोस्कोपिक मैटर्स पे एप्लीकेबल है, हम लोग पे उतना एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है वेव कैरेक्टर डिटेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटी आती है, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू h/mv, हमारा मास बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाएगी, इसीलिए हमारे ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। तो हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन माइक्रोस्कोपिक मैटर्स। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इन पे ही ये एप्लीकेबल है। ठीक है, हमारे ऊपर ये वर्क इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारा जो है वो वेवलेंथ बहुत छोटी आएगी और हमारा वेव कैरेक्टर डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर की ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर को अकाउंट में नहीं लिया था किसने? आपके बोर्ड साहब ने, और उसको अकाउंट में नहीं लिया था, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के ड्वेल बिहेवियर को उन्होंने नहीं अकाउंट में लिया था। इसका मतलब ये जो मॉडल था बोर का, ये हाइड्रोजन के आगे उसके आगे कंटिन्यू नहीं किया गया, क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था किसके साथ? एक तो उन्होंने ऑर्बिट बता दिया, मतलब फिक्स्ड पोजीशन और वेलोसिटी पता चल गई, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, और ये ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर को लेकर नहीं चलते, इसीलिए बोर मॉडल को वहीं पे छोड़ दिया गया। अब जो हम आगे पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से हमारा मॉडल चलेगा, और उसमें हम देखेंगे क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, और उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी लेवल, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे।